किसी एक बच्चे ने सॉल्व कर दिया था, कौन था वो, सॉल्यूशन दिखा के गया था मेरे को। क्या? अच्छा ये था, ये मास था अपने पास, m2 था ये m1 था, और यहाँ ये था म्यू, और इसमें फोर्स लगाई थी F। हमसे क्या बोला हुआ था, पूछा क्या था, F की वैल्यू सो डेट m2 विल मूव। m2 मूव करेगा, ऑब्वियसली बात है कि स्प्रिंग खींचेगी तो स्प्रिंग फोर्स ही इसको मूव करा सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो इस वाले ब्लॉक को मैं x डिस्टेंस आगे लेके चला गया, तो ये ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन अभी m2 मूव नहीं करेगा। m2 पे स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी इधर की तरफ kx, और पीछे की तरफ इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन म्यू m2 इंटू जी। तो हमें पता है कि जैसे ही म्यू m2 इंटू जी kx बैलेंस हो जाएंगे, वैसे ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, म्यू m2 जी अपॉन में k। तो ये हमें पता लग गया कि ब्लॉक को x डिस्टेंस आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, E फाइनल माइनस E इनिशियल। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा यहाँ पर F इंटू एक्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं क्योंकि बहुत स्लो स्लो मूव करा रहे हैं, लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी, जो कि कितनी हो जाएगी अपने पास, हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। तो बस यहीं पर यही तो करना है, और क्या होगा। इनिशियल अगर देखें तो इनिशियल कोई थी नहीं, ये मूव करानी है। इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन था या नहीं था, इनके बीच में लिया था फ्रिक्शन, तो एक फ्रिक्शन का वर्क डन भी होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, माइनस का म्यू m1 इंटू जी इंटू एक्स प्लस का ये। तो बस यही आ जाएगा अपने पास, F हो जाएगा kx बाई 2 प्लस म्यू m1 इंटू जी। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, यही आया था भाई। सुनो, ये प्रॉब्लम दे रखा है, यहाँ पे एक पुली है 2 kg और 4 kg का ब्लॉक है, तो 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ 2 kg एंड 4 kg, या फिर व्हेन 4 kg मूव्स 1 मीटर डाउनवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 2 kg, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 2 kg when it is, find out the speed of 2 kg when it is 1 meter above its initial position. Find out the speed of 2 kg when it is 1 meter above its initial position. करो पहले एक बार खुद से ट्राई करो। एक्सीलरेशन निकाल के वर्क एनर्जी थ्योरम का कोई यूज़ नहीं किया। ठीक है, देखो वो तरीका गलत नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन अब हम करेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे ना टेंशन एक्सीलरेशन सब निकाल ही लो। टेंशन एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन बताओ यहाँ पर क्या होगा, इस पे नीचे की तरफ 40 लगेगा, इस पे इधर कितना लगेगा 20, इस पे इधर लगेगा टेंशन T, इस पे भी ऊपर की तरफ टेंशन T। इसका एक्सीलरेशन A नीचे और इसका एक्सीलरेशन A ऊपर। और ऐसा बोल सकते हैं अगर ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा तो ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये बात हमको क्लियर है। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इसका बताना। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगी 40 माइनस 20 बाय टोटल मास कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 20/6। तो एक्सीलरेशन इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर टेंशन निकालें तो टेंशन की वैल्यू हमें पता ही होती थी 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। टेंशन कितनी आ रही है 80 न्यूटन, 80/3 न्यूटन, इतनी टेंशन आ गई। ठीक है, अब एक तरीका क्या है कि इसका एक्सीलरेशन हमें पता लग गया और 1 मीटर ऊपर ये पहुंच जाएगा, इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इट मींस काइनेमेटिक्स इक्वेशन इसके लिए वैलिड है। तो 2 kg की स्पीड निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं v² माइनस u² इज इक्वल्स टू
2as, तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सिलरेशन, इसका कितना हो जाएगा 10/3, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई √20/3 मीटर पर सेकेंड। ये लेकिन काइनेमेटिक्स से निकाला। अब हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पे कौन सी वाली फॉर्म लगेगी, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। और तो पूरे सिस्टम में अगर हम देखें फॉर कंप्लीट सिस्टम, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, स्पीड इंक्रीज करी, स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, एनर्जी कंजर्व है। अगर काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को दूसरा तरीका है सोचने का कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन केई इज इक्वल्स टू लॉस इन पी, लॉस इन पी। अब देखो इधर गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिखें, अगर 1 मीटर ऊपर चले गए, दोनों की सेम स्पीड रहेगी कंस्ट्रेंट से, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ये ब्लॉक 1 मीटर ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ 2 इंटू वी स्क्वायर, और 4 kg वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ 4 इंटू वी स्क्वायर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, किसने पोटेंशियल एनर्जी किसकी लूज हुई है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, कौन नीचे गया है 4 kg, और गेन किसने करी है, तो लॉस है ना, तो वहाँ पे लॉस को पॉजिटिव लिखेंगे, गेन को नेगेटिव लिखेंगे, लॉस इन पीई में। तो लॉस इसने करी है, तो कितने का लॉस हुआ है, अगर ये 1 मीटर नीचे चला जाएगा कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर देगा ये mgh, जो कि कितने होगा 4 इंटू 1 इंटू 10। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 4 kg वाले ने पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है mgh, और इसने गेन करी है, तो इसीलिए माइनस लिखेंगे, ठीक है। लॉस को पॉजिटिव लिखना है और गेन को क्या लिखना है, नेगेटिव, क्योंकि हम लॉस लिख रहे हैं, ये तो गेन हो गया। तो गेन कितना करा है mgh, तो 2 इंटू 1 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 10। अरे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक समझ में आया जो भी लिखा है। देखो गड़बड़ यही होती है कि लॉस को नेगेटिव लिख देते हैं और गेन को हम क्या लिख लेते हैं, पॉजिटिव लिख लेते हैं, लेकिन वो गलत है। लॉस देखना है था, अगर सिर्फ 4 kg मूव करता तो लॉस कितने का होता 40 का, लेकिन इसने गेन भी कर ली ना, तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ है अपना 20 का, है ना, 40 माइनस 20। तो देखो ये कितना आ जाएगा अपने पास वी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2v स्क्वायर, और 40 माइनस 20 ये 20 हो जाएगा। तो v की वैल्यू देखो यहाँ से तुम्हारे पास कितनी आ गई, √20/3 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया। अब देखो ये तो सिस्टम पे लगाया, अगर सिर्फ 2 kg वाले ब्लॉक पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते, 2 kg वाले ब्लॉक पे, ठीक है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन 2 kg वाला ब्लॉक जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन 2 kg। अरे ध्यान से सुनो भाई, शोर मत करो, इधर देखो 2 kg वाले ब्लॉक पे सिर्फ लगा रहे हैं, तो 2 kg वाले पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, टेंशन और mg। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg वाला ब्लॉक ओनली, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन इस पे कितना हुआ, टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में ही है, और ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 1 मीटर, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा t इंटू 1। mg का वर्क डन देखते हैं, mg किधर लग रही है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है ऊपर, तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा माइनस का 20 इंटू 1, और इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लिख देंगे हाफ ऑफ इसका मास कितना है 2 इंटू वी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कितना आएगा t माइनस 20, t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू है 80/3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो देखो वी स्क्वायर इधर से कितना आ जाएगा 20/3, तो यहाँ से भी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास √20/3। तो देख लो 3 तरीके हमने सीख लिए एक ही प्रॉब्लम में कि किस तरह से हम स्पीड निकाल सकते हैं। एक तो नॉर्मल अपना जो मेथड है NLM वाला पूरा सिस्टम के लिए, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है अभी तो, क्योंकि NLM से तुम कर पा रहे हो क्योंकि 2 ही ब्लॉक है।
जब यहाँ पे 3-4 ब्लॉक लग जाएंगे तब फिर एनएलएम वगैरह समझ नहीं आएगा करना क्या है उसमें, तब यही अपने को हेल्प करेगी वर्क एनर्जी थ्योरम ही, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम इंडिविजुअल ब्लॉक पे भी लगा सकते हैं, ये सिस्टम पे हो गया। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? सिस्टम वाला दोबारा सुन ले भाई। जब भी एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है, तो हम बोलेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और वो बात ठीक भी है, क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी कंजर्व है और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी। तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज लॉस और गेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देख वही लिखा हुआ है, गेन इन के इज लॉस इन पी। गेन इन के ही कोई नहीं, वो तो हाफ एम वी स्क्वायर ऐड कर देना है बस। लॉस इन, लॉस लिख रहे हैं ना, तो लॉस किसका हुआ है भाई? 4 kg वाले ब्लॉक ने लूज करी है पोटेंशियल एनर्जी, तो उस लॉस को हम पॉजिटिव लिखेंगे और गेन को क्या लिखेंगे? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? गेन, लॉस देख रहे हैं, गेन नहीं देख रहे हैं। तो जो लॉस है वो पॉजिटिव और जो गेन है वो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी लेना कि भाई लॉस को हम लेंगे लॉस इन पी, क्या लेना है? पॉजिटिव, और गेन इन के पी को लेना है नेगेटिव। जिनका ये हो जाएगा वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे 4 kg वाले ब्लॉक पे और वी फाइंड करेंगे, वहां से भी सेम आना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन 4 kg वाला ब्लॉक, 4 kg पे वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि 4 kg नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, माइनस का टी इंटू 1। वर्क डन बाय एम जी क्या होगा? पॉजिटिव 40 और नीचे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 40 इंटू 1। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ 4 इंटू वी स्क्वायर। टी की वैल्यू रख देंगे जो कि अपने पास -80/3 प्लस 40 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी फिर से √20/3। चार तरीके सेम सवाल को सॉल्व करने के, और आरटी में तुम पे एक भी नहीं लगेगा। हो गया ये सबका? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। सुनो, यहां पर एक ब्लॉक है 2 kg का। अरे बातें नहीं, इधर फोकस करो। एक ब्लॉक है 1 kg का, ठीक है, और 2 kg वाले का ग्राउंड से जो हाइट है वो 2 मीटर है। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ 1 kg, फाइंड द स्पीड ऑफ 1 kg। when 2 kg ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। वैसे ही करेंगे, गेन इन के इज इक्वल टू लॉस इन पी से, सबको उसी से करना है। गेन इन के लॉस इन पी बराबर हो गया। ये वाला निकाल लिया, कितना आ रहा है? 80/√80/3। देखो तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि गेन इन के ई किसके बराबर होगा? लॉस इन पी के बराबर। लॉस इन पी, जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो 2 kg वाला v स्पीड से मूव कर रहा होगा। सिंस 1 kg सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो ये भी v से मूव करेगा, ठीक है। दोनों v से मूव कर रहे होंगे, तो हाफ ऑफ 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 1 इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसने लूज करी है? कौन से ब्लॉक ने? 1 kg ने या 2 kg ने? 2 kg ने। और कितनी लूज कर दी होगी? mgh के बराबर 2 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ से v की वैल्यू देखो आ गई कितना? √80/3 मीटर। अब देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चन लिख लो
चलो मैं ही लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो। जब 4 kg ब्लॉक नीचे आ जाएगा 2 मीटर, तब स्पीड बतानी है 2 kg वाले ब्लॉक की। क्या यहाँ पे दोनों की स्पीड सेम रहेगी या नहीं? ये अगर v से जा रहा है तो क्या ये भी v से जाएगा? इस बार नहीं जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो यहाँ पे पहले क्या लगाना पड़ेगा? कंस्ट्रेंट लगा के 4 kg और 2 kg की वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 4 kg की स्पीड मान लो v1 और 2 kg की v2। v1 v2 में कंस्ट्रेंट से रिलेशन बताओ पहले मेरे को। कंस्ट्रेंट की हेल्प से v1 v2 में रिलेशन बतानी है, पहला सवाल यही है। क्या भाई पाजी हुआ? क्या आया v1 v2 में? v1 इज इक्वल्स टू 3v2। देखो अगर यहाँ पे टेंशन t तो इधर भी टेंशन t, इधर भी टेंशन t, इधर टेंशन कितनी हो जाएगी? 2t, और इधर टेंशन क्या रहेगी? t ही रहेगी। अब कंस्ट्रेंट याद करो, कंस्ट्रेंट होता था वो कि समेसन t डॉट v इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे टेंशन ऊपर v1 नीचे, तो क्या होगा? प्लस t1 या माइनस t1 v1? माइनस t इंटू v1। इधर टेंशन कितनी लग रही है? 2t और t 3t, और इसकी स्पीड भी ऊपर है तो प्लस का 3t इंटू v2 इज इक्वल्स टू 0। तो v1 अपने पास कितना आ जाएगा? 3v2। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी एक काम करो, अगर v2 को हम बोल दे रहे हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, अगर v2 अपना v है तो v1 कितना हो जाएगा? 3v हो जाएगा। पहला स्टेप ये हो गया। अब देखो जैसे v1 इज इक्वल टू 3v2 आया है ना, तो यहाँ से अगर हम बोले कि मान लो ये आया है, ये कितने हाइट नीचे आ गया है? ये h1 हाइट नीचे आ गया है और ये h2 हाइट ऊपर चला गया है। तो जो रिलेशन v1 v2 में, वही रिलेशन a1 a2 इनके एक्सेलरेशन में होगा और वही रिलेशन इनके डिस्प्लेसमेंट में होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन बनेगा कि h1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ h2। देखो h1 हमें गिवन है कितना? 2 मीटर। h2 अगर हम निकालें तो 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ h2, तो h2 कितना आ जाएगा अपने पास? 2/3 मीटर। मतलब ये वाला ब्लॉक 2/3 मीटर ऊपर गया होगा अगर ये ब्लॉक 2 मीटर नीचे आया है तो। अब हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम क्या बोलती है भाई? इसके अकॉर्डिंग गेन इन के किसके बराबर होती है? लॉस इन पी के बराबर होती है। तो यहाँ पर गेन इन पी अगर हम लिखें तो हाफ ऑफ 4 kg वाला ब्लॉक है v1 स्क्वायर, और इधर 2 kg वाला ब्लॉक है, स्पीड कितनी है? v2 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी लूज किसने करी है? 2 kg ने या 4 kg ने? 4 kg ने। और कितनी लूज करी है उसने? mgh1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू h1। और गेन किसने करी है? 2 kg ने। तो गेन कितना आ जाएगा उसका? 2 इंटू 10 इंटू h2। ये होगा। और v1 v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 2/3। तो 80 माइनस 40/3। और v1 की वैल्यू है अपने पास 3v का स्क्वायर और v2 की वैल्यू है v स्क्वायर। 9 18 19 v स्क्वायर, ये हो जाएगा 200/3। तो v की वैल्यू आ रही है √200/57 मीटर पर सेकेंड। तो v किसकी स्पीड थी? v स्पीड थी v2। अपने को निकालना भी क्या था? v2। तो v2 आ गया, v1 भी निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू v2। v1 कितना है अपना? 3 टाइम्स ऑफ v है। तो 4 kg वाले ब्लॉक की स्पीड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट
1800/57, या फिर हम बोल सकते हैं कितना, यही होगा वैसे 1800/57। अब जितना भी ये काट सकते हैं इसको थोड़ा बहुत। आ गया था ये किसी का आंसर? क्या भी आर्यन? गुड। तो पहले कंस्ट्रेन लगाएंगे और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, जब एक से ज़्यादा पुली होंगी। क्या क्या पुली के लिए? पुली की स्पीड के लिए? पुली की स्पीड कैसे लिखेगा? पुली की स्पीड तो मासेस की स्पीड देख के डिसाइड होगी ना भाई। इस वाली, अगर ये मास ऊपर गए V2 से, तो मतलब ये पुली कितने से ऊपर गई होगी? कंस्ट्रेन लगाना पड़ेगा, वही देखना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लग पाएगी उसके लिए, क्योंकि पुली का मास ही 0 है। इसके लिए लगा लेंगे Vp = V1 + V2/2। तो यहाँ से पुली की ये वाली पॉइंट की स्पीड पता लग जाएगी, V1 इधर से पता लग जाएगा, इधर से V2 पता लग जाएगा, आ जाएगी पुली की स्पीड। उधर वाला पार्ट नोट कर लिया क्या? डायग्राम बना लिया सबने? नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्पीड ऑफ ब्लॉक्स व्हेन 5 kg फॉल्स बाय 2 मीटर। 5 kg की भी बता ही दे भाई। इसकी स्पीड V1 नीचे और इसके ऊपर की तरफ V2 मान लेते हैं। पहले तो कंस्ट्रेन ही लगाते हैं। कंस्ट्रेन लगाए तो यहाँ पर टेंशन T, इधर भी टेंशन होगी T, इधर भी टेंशन होगी T, और इधर टेंशन कितनी हो जाएगी? 2T। तो सबसे पहले T.V = 0। T.V अगर 0 करें तो इस पे कंस्ट्रेन लगाएंगे तो क्या होगा? माइनस का T इंटू V1, और इस पे लगाएंगे तो प्लस का 2T इंटू V2 = 0। तो अपने पास आ गया V1 = 2V2। ओके, अगर V2 अपने पास V है तो V1 अपने पास 2V होगा। फिर ये रिलेशन आ गया तो यहीं से हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल सकते हैं कि अगर ये नीचे गया है H1 हाइट और ये ऊपर आया H2 हाइट, तो H1 और H2 में क्या रिलेशन होगा? H1 = 2H2। सेम V1 = 2V2 वाला रिलेशन। तो हमें क्या दे रखा है? हमें H1 दे रखा है 2, तो 2 = 2H2। तो अपने पास H2 भी आ गया कितना? 1 मीटर। अब हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या बोलेंगे कि गेन इन KE = लॉस इन PE। गेन इन KE क्या हो जाएगा अपने पास? हाफ ऑफ 5 kg इंटू
v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2 kg इंटू v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉस इन पी। 5 kg वाले ब्लॉक ने पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है, तो कितनी करी है, mgh के बराबर 5 इंटू h1, h1 है 2 और g कितना है 10, तो 5 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। और गेन किसने करी है 2 kg वाले ब्लॉक ने, mgh2, तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 20 और h2 की वैल्यू 1, तो 20 आ जाएगा इधर माइनस में। तो ये अपने पास हो जाएगा 5v1 स्क्वायर, तो 5v1 स्क्वायर करें या 1/2 ऑफ 5 इंटू वी वन है अपने पास 2v का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू v2 है v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। तो ये अपने पास आ जाएगा 11v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80, तो v की वैल्यू आ जाएगी √80/11। और ये v किसकी वेलोसिटी थी, v इज द v2, तो इट मीन्स v2 अपने पास आ गया √80/11 और v1 था 2v, तो ये हो जाएगा √320/11 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है, लेकिन इस बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है, रॉड वगैरह जो है उन्हीं सब के लिए। सुनो, अबे सुन ले इधर, पढ़ तो सब लिया है तुम लोगों ने, AIR 100 है, मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ। यहाँ सुनो, अपने पास एक चेन है या फिर रॉड है, इसका मास दे रखा है m और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है l, और ये लेवल लिया हुआ है अगर अपन ने GPE का 0 लेवल, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखते थे कि इसका सेंटर ऑफ मास देख लेते थे कितने डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा l/2 पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोल देते थे कि mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होती थी, वेयर hc इज द हाइट अबव द 0 लेवल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो फॉर द गिवन केस जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास होगी वो कितनी हो जाएगी mg इंटू l/2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो कि फिर से क्या है अपने पास, ऐसे ही एक चेन दे रखी है, चेन को जस्ट वर्टिकल रखा हुआ है हमने। इस बार क्या है, इसका मास दे रखा है, मास, इसका मास है अपने पास 5m, ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है तुमको 3l। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बोल दोगे आज या नहीं बोल पाओगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास कितना है इसका 5m इंटू जी, और सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी होगी 3l/2, तो ये आ जाएगा 15 mgl/2। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम सुनो, सुनो, ये था अपना प्यारा राघव, बाल वाल बड़े कर लिए, स्टाइल मार रहा था, ठीक है। तो इसकी चोटी जो थी, चोटी का टोटल मास दे रखा है, टोटल मास मतलब पीछे से ऐसे ना, पीछे से भी गई होगी ऐसे चोटी, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे पीछे से, लेकिन वो जो मास है जो पीछे से होगा वो बहुत कम है ना। और इसको ले लो, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं GPE 0 है, बाल इतने बड़े हो गए हैं कि पूरा ग्राउंड तक टच कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, टोटल मास दे रखा है, टोटल मास, टोटल मास है अपने पास, टोटल मास इज m, ठीक है, और ये लेंथ दे रखी है l। तो बताना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस सिस्टम की। करो, नोट करो और करो जल्दी, इतना इजी नहीं है ये, थोड़ा सा तो दिमाग लगेगा ही।
हाँ हाँ, ये भी लिखने हैं। वहाँ पे तो सोचना है तुमको, करो, ऑब्वियसली 2 तो होगा ही होगा। करना है, देखो, दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। MgL नहीं है इसका आंसर। देखो इधर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, देखते हैं। आधी चोटी इसकी, एक चोटी जो है उसका मास कितना होगा, m/2, और दूसरे का भी कितना होगा, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो एक चोटी की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें वो होगी मास m/2 इंटू जी, और सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी होगी, L/2। सेम दूसरी चोटी की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी m/2 जी इंटू L/2। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgL/2। इस केस में चेन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, और ये ग्राउंड लेवल जो है दैट इज GPE का 0 लेवल है। ठीक है, बचा हुआ राघव वालों के पीछे छिपा हुआ है। बचा हुआ राघव उधर बैठा है, देखो, दिख नहीं रहा तुम्हें? सेंटर मास सेंटर पे ही होगा उसके। तो चेन का सेंटर L/2 पर होगा। 3mgL/10 आ रहा है। चलो देखते हैं तुम लोग सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। देखो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा इधर, और सेंटर ऑफ मास का अलोंग द रॉड अगर देखें तो लेंथ होगी L/2, और अगर इसकी हाइट देखें अबव ग्राउंड, वो हाइट होगी h। ये होगा L/2 cos 37, और h कितना होगा अपने पास, L/2 sin 37, और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो 3L/10। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, mg इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो 3mgL/10। सुनो इधर देखो, ये डाउट आएगा तुम लोगों का जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे, तो इसीलिए ध्यान से समझो इस प्रॉब्लम को। मेंस में पूछा हुआ सवाल है। देखो चेन है, इसकी लेंथ दे रखी है अपने को L/3, ये वाली लेंथ, टोटल लेंथ है इसकी L, टोटल लेंथ इज L, और इसका टोटल मास है M, टोटल मास इज M। कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये इस मास पे mg लग रहा होगा, उस mg की वजह से ये चेन फिसल जाएगी। तो बोल रहा है कि जैसे ही टेबल के साथ इसका कांटेक्ट खत्म होगा उस मोमेंट पे स्पीड बतानी है। टेबल के साथ जैसे ही कांटेक्ट खत्म होगा तो ये पूरी चेन क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमें वही बताना है कि कितना, मतलब यहाँ पर स्पीड होगी उसकी। तो ये तो इनिशियल सिचुएशन है इसकी, दिस इज इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल। तो अगर हम इसकी फाइनल सिचुएशन देखें तो फाइनली कैसा नजर आएगा, फाइनल देखो, फाइनल सिचुएशन में कैसा नजर आएगा हमें। फाइनल सिचुएशन में पूरी चेन ऐसे वर्टिकल हो गई होगी, ऐसे वर्टिकल हो गई होगी, और ये पूरी चेन नीचे स्लाइड करते हुए जा रही होगी विद स्पीड v। यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है मतलब एनर्जी कंजर्व है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि गेन इन के ही, वो छोड़ो, गेन वेन छोड़ो, यहाँ लिख लो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। एक काम करते हैं, जीरो लेवल डिफाइन कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। कहाँ पे डिफाइन करना सही रहेगा, जो भी टेबल का लेवल है, टेबल की हाइट को बोल लेते हैं कि दिस इज जीपीई का 0 लेवल, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा डिफाइन करेंगे। लैम्डा क्या होता था, मास अपॉन लेंथ। तो पूरे रोड के लिए इतना है, इस इतने पोर्शन का मास कितना होगा, इतने पोर्शन का मास अगर लिखोगे तो ये जो मास है m1 बोल देते हैं, ये जो भी मास है दिस इज m1। तो m1 की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू L/3, और लैम्डा है अपने पास m/L, तो ये हो जाएगा m/3।
तो इनिशियली अगर हम देखें इस पार्ट की, जो भी टेबल के ऊपर पार्ट है उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी है जो पार्ट जितना भी लटका हुआ है हवा में, इसी की पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका मास है m/3, इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे होगा, ये वाली हाइट कितनी होगी L/6। तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें तो सिंस ये नीचे है उससे जीरो लेवल से, तो माइनस, और इसका मास कितना होगा m/3 इंटू जी, और इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट ये होगी, और ये वाली हाइट कितनी है अपने पास L/6, तो mg/L/6 के फाइनल पूरी की पूरी चेन ही हाफ mv² से जारी होगी। अब फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, यही जीपीई का जीरो लेवल था अपना, है ना। तो फाइनल तो पूरी चेन हवा में, पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका सेंटर ऑफ मास जी यहाँ से कितना होगा, टेबल से कितना नीचे होगा, L/2 लेंथ पे होगा, क्योंकि पूरी की पूरी चेन ही हवा में। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम, बोलो जल्दी से, माइनस का क्या लिखेंगे mg/L/2। तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास आ जाएगा हाफ mv² इज इक्वल्स टू mg/L/2 माइनस mg/18। तो यहाँ से ये अपने पास आ जाएगा, m से देखो m गया, और ये 2 से 2, और ये से इधर बच गया ये 9। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8gl/9। इतनी स्पीड से चेन स्लिप कर जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन यही था कि फाइंड द स्पीड ऑफ चेन व्हेन it just slips off the table। कौन सी निकाली है, वही निकाली है ना भाई, v मैंने कहाँ मार्क किया, वही तो मार्क किया है। यहाँ के बाद स्पीड आने ही लगी, वो तो बढ़ती ही रही। वो भी कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम वही कर लेंगे, क्या दिक्कत। नहीं नहीं, बढ़ती रहेगी, इसके बाद फिर बोल सकते हैं कि यहाँ कांस्टेंट रहेगी। फिर जब पूरी ऐसे गिरने लगेगी तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से गिरेगी। नहीं, इस मोमेंट पे कांस्टेंट नहीं, जी तो है ही, एक्सेलरेट तो करेगा ही, ये तो बढ़ती रहेगी, हमेशा ही बढ़ती रहेगी जब तक ग्राउंड पे ना पहुंच जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम सुनो, देखो क्या दे रखा है, एक चेन है, L/3 पोर्शन हवा में लटका हुआ था, यहाँ पे F फोर्स लगाई है। F फोर्स बहुत ही स्लो लगाई है, हमें बताना है वर्क डन बाय F फोर्स टू ब्रिंग L/3 पोर्शन ऑन द टेबल, मतलब पूरी की पूरी चेन टेबल पे लानी है। वर्क डन बाय F टू ब्रिंग L/3 पोर्शन on the table। और यहाँ पर है स्लोली स्लोली। इसका आ गया सबका mg/L/18। सिंपल है कि क्या करेंगे, यहीं पर मान लेंगे दिस इज जीपीई का जीरो लेवल, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, जो कि होगा अपने पास के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। स्लोली स्लोली लेके गए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पूरी चेन ही ये तो जीपीई के जीरो लेवल पे आ जाएगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो ही थी, और पोटेंशियल एनर्जी इतने मास, इसका मास कितना होगा m/3 इंटू जी, और इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस L/6, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m/3 इंटू जी इंटू L/6, तो ये आ जाएगा mg/L/18। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ पर ना फ्रिक्शन भी है, लेकिन फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि चेन को गिरने से रोक पाए। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा बाय द टाइम जब ये पूरी चेन स्लिप ऑफ कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी ये चेन का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, उस पूरे डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है, और ये भी पूछा है कि जस्ट स्लिप ऑफ वाली कंडीशन में स्पीड क्या होगी इस चेन की।
तो देखो बच्चों, क्विकली समझते हैं कि कैसे हम इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे जब चेन स्लिप ऑफ हो जाएगी टेबल से ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। तो देखो यहाँ पर हमको ना एक बात क्लियरली नजर आ रही है कि अगर मैं एक्स पे जाके कोई भी एलिमेंट लूं तो हर एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। मान लो ये स्लिप ऑफ होने से पहले डिस्प्लेसमेंट इसने एक्स ट्रेवल किया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो मतलब एलिमेंट है, ये स्लिप ऑफ होने से पहले एक्स डैश डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब हर एक छोटे छोटे लेंथ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलग अलग है। तो इस केस में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का देखें, किसी भी एलिमेंट पर देखेंगे कि छोटे से एलिमेंट पर कितना वर्क डन हुआ फ्रिक्शन के द्वारा जब ये पूरी चेन स्लिप ऑफ हो जाएगी, फिर हम उसी को इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द गिवन लिमिट्स। ठीक है, तो मान लो मैंने एक्स पे जाके एक डीएक्स थिकनेस का एलिमेंट लिया और जो चेन आई होगी उसका मास होगा डीएम। और डीएम जैसा कि हम जानते हैं, डीएम की वैल्यू होती है लैम्डा डी एक्स। और लैम्डा अपने पास क्या होता है, लैम्डा होता है टोटल मास ऑफ द चेन बाय टोटल लेंथ इनटू डीएक्स। ओके, अगर हम देखें कि यहां से लेकर अगर ये वाला डीएम मास इधर तक पहुंचा होगा तो इस पे फ्रिक्शन ने वर्क डन कितना किया होगा। तो देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका एक्स। तो इस छोटे से मास पे जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा ना, वो आएगा, इस पे कोई भी छोटी सी फ्रिक्शनल फोर्स लगी होगी डीएफ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्लिप ऑफ होने से पहले इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स। सो डी एफ इंटू एक्स, और यहाँ एक माइनस साइन आएगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो डी एफ की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो डी एफ होगा अपने पास म्यू डी एन, और डी एन छोटा सा नॉर्मल जो इस छोटे से मास पे छोटा सा नॉर्मल लगा होगा डी एन, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा डी एम इंटू जी के। तो म्यू डी एन की जगह लिख देंगे हम डी एम इंटू जी, और इंटू में एक्स आ गया। अब डीएम की वैल्यू भी रख देता हूं मैं एम बाय एल, तो ये जाएगा माइनस म्यू एम बाय एल और इनटू में जी और x इनटू dx। तो दिस इज द स्मॉल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। टोटल वर्क डन की अगर हम बात करें, टोटल वर्क डन, तो जो चेन, पूरी जो चेन है जो कि अपनी टेबल के ऊपर रखी हुई है, उस चेन की लेंथ कितनी होगी। सिंस एल बाय लेंथ अपनी हैंगिंग है, तो 2l/3 लेंथ जो होगी अपने पास, वो क्या रहेगी, वो हवा में रहेगी। तो इस पे हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस म्यू एम जी बाय एल, और इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स का, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2l/3। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा तुम्हारे पास x² by 2, और इसका आंसर आ जाएगा -2/9 म्यू एम जी एल। दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स व्हेन द चेन इज अबाउट टू स्लिप ऑफ द टेबल। अब हमको बोला है कि बताओ वेलोसिटी ऑफ चेन क्या होगी इस कंडीशन में जब ये पूरी स्लिप ऑफ हो जाएगी। तो भाई अगर ये पूरी स्लिप ऑफ हो जाएगी, तो मैं अगर चेन की सिचुएशन देखो फाइनल वाली, तो फाइनली हमको क्या नजर आएगा कि अपनी पूरी की पूरी जो एल लेंथ की चेन है वो वर्टिकल हो चुकी होगी, है ना। एल लेंथ की चेन पूरी वर्टिकल हो गई होगी, और इसकी जो स्पीड रहेगी, दैट वेलोसिटी और स्पीड इज v। तो यहाँ पर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ओके, सो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस के फाइनल प्लस यू फाइनल, और माइनस ऑफ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। तो यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अपने पास आएगा -2/9 म्यू एम जी एल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास होगी हाफ मास ऑफ चेन m इंटू वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर फाइनली देखें तो पूरा का पूरा मास, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास l/2 डिस्टेंस पे होगा। हमने क्या किया इस केस में, टेबल का जो लेवल है वही लिया है अपने जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास हो जाएगी माइनस का mgl/2, और माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m/3 मास लटका हुआ है, और उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी l/6। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास -2/9 म्यू एम जी एल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 4mgl/9। एम 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 कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा v² by 2 इज इक्वल्स टू gl/9, 2gl/9, 2 माइनस म्यू, और v की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4gl/9 रूट के अंदर, और 2 माइनस म्यू और आ जाएगा। तो दिस इज द स्पीड ऑफ द चेन
when the chain is just slip off the table. आई होप ये चीजें तुमको समझ में आ गई होगी। अब बाकी की चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।